राधे राधे ट्रेडर्स, एक नए लर्निंग वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, स्टॉक मार्केट में हर कोई आता है पैसा कमाने के लिए, मगर 90% और लूज़र रह के जाता है। ये 90% लूज़र क्यों है? आप इस रीज़न के पीछे अगर जाएंगे तो उसमें आप देखिएगा कि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोगों को जल्दी पैसा कमाना होता है, कि हमको जल्दी जल्दी पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट में। और इसी चक्कर में लोग एडुकेशन लेते नहीं है, सिर्फ बाई एंड सेल पे लगे रहते हैं। उसके आधार पे इन लोगों का लॉस हो जाता है और आगे भी रहेगा। जो लोग एडुकेशन नहीं लेगा, जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेगा, जो मार्केट का जो साइकिलिंग पीरियड है उसको नहीं समझेगा, ये प्रोसेस किस तरह चलता है, किन लोगों को लेके ये प्रोसेस बना है, कौन कौन है इस मार्केट में प्लेयर, अगर इस चीज़ को आप नहीं समझोगे तब तक आपका उतना पैसा नहीं बनेगा, या पैसा ही नहीं बनेगा, आपका लॉस में ही जाएगा। तो हमेशा आप किसी भी फील्ड में अगर जाए तो वहाँ पे आप पहले सीखिए चीज़ों को, ये किस तरह होता है, कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, मेरे रिस्क कितने हैं, मैं किस तरह इसमें, मेरे साइकोलॉजी क्या है, उसके आधार पे मैं किस तरह काम कर पाऊंगा। कोई दूसरा क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करके मुझे क्या करना चाहिए, आपको ये सोचना होगा। तब जाके आप इस मार्केट में या किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल हो पाओगे। तो ऐसे ही हमें अपना साइकोलॉजी बढ़ाना है मार्केट में, किसी भी स्टॉक में बाई एंड सेल करने के लिए। तो हम जब बाई एंड सेल करते हैं किसी स्टॉक में, किसी कंपनी में, ये किसके आधार पे करते हैं? क्योंकि अगर देखिएगा दोस्तों, दुनिया में करीब, खास करके इंडियन मार्केट में करीब 4,500-5,000 से भी ज़्यादा कंपनी है, फिर भी लोग 90% लूजर है। इसलिए है क्योंकि आप अगर देखिएगा 80% कंपनी यार मैनिपुलेट होके चलता है। 80% कंपनी यार आप कह सकते हो कि फेक ही कंपनी है। इसलिए आपको हमेशा एक अच्छे कंपनी को आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा टाइम देना होगा। एंट्री लेने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगता है उस स्टॉक में। अगर आप फंडामेंटली एक अच्छे स्टॉक को बाय करते हो तब जाके आपका वहाँ पे 80% काम बन जाता है। 20% ये काम रहता है कि टेक्निकली हम उसको कहाँ पे बाय करें, क्योंकि एक फंडामेंटली अच्छे स्टॉक कभी भी ज़्यादा दिन तक नीचे नहीं रहता है। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि आप अगर एक 10 आलू ले लीजिए, उसमें 4 आलू खराब और 6 आलू अच्छा रखिए, उसको मिला के रास्ते पे आप फेंक दीजिए। देखिएगा 1 दिन या 2 दिन लगेगा टाइम, शायद या नहीं भी लगे। उसमें देखिएगा 4 आलू जो खराब है वही पड़ा हुआ है, 6 आलू कोई ना कोई लेके चला गया है। अच्छे चीज़ कभी भी नीचे ज़्यादा दिन नहीं रहता है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। अच्छे चीज़ हमेशा को वैल्यू मिला है दुनिया में और मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कंपनी को आइडेंटिफाई पहला करना सीखिए, उसको बाय कीजिए जब टेक्निकली उसका प्रेजेंट शो हो। तो ऐसे ही हम फंडामेंटली एंड टेक्निकली दोनों को ऑब्जर्व करके स्टॉक को बाय करते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप ये सीखने की कोशिश करते हैं। मेरा जो पर्पस रहता है, मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ और खुद भी हमेशा सीखने के मूड में रहता हूँ और सीखता हूँ। और आपको अगर इस मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको भी इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको उतना सक्सेस नहीं मिलेगा। आप जो चाहते हो रिटर्न वो नहीं मिलेगा आपको, आप कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले। इसीलिए तो 90% लूजर है, 10% गेनर है। आप इसको समझिए। तो इस वीक जिस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे ये है आपका सिम्फोनी। ये क्या है, कौन सा कंपनी है? अगर इसका चार्ट देखेंगे दोस्तों, ये ऐसे है, ये मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये 2011 में लॉन्च किया था मार्केट में, फिर 2021 तक, 2018 तक इसने ऑल टाइम हाई लगाया, ऑल टाइम हाई गया था। उसका प्राइस करीब इस लेवल पर 2200 के करीब। फिर क्या हुआ, 2018 के बाद इस प्राइस ने नीचे आने शुरू किया और करीब 68% नीचे आ गया था। अभी जिस लेवल पे प्राइस है, करीब अपने ऑल टाइम हाई से 56% नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या इसमें हमको ये पोजीशन ढूंढना है? क्या सिनेरियो बनना है जहां पे हमको एक डिसीजन ले सके? इसमें टेक्निकली एनालिसिस करने से पहले इसका बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि ये कंपनी करता क्या है, किस तरह का कंपनी है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? करीब 6,658 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है।
मगर इसका बिजनेस मॉडल क्या है? कोई भी कंपनी को आपको आइडेंटिफाई करने से पहले ये सोचना होगा ये बिजनेस कौन सा करता है जिसका फ्यूचर में ग्रो होने की प्रोबेबिलिटी है, जिसका फ्यूचर में डिमांड है। ये क्या करता है? ये करता है एयर कूलर। एयर कूलर बेचता है डोमेस्टिक मार्केट में एंड इंटरनेशनल मार्केट में। इट इज द लार्जेस्ट एयर कूलर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। इस चीज पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि इट इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, यानी हम अगर इसके समरी पे जाए, क्या बोल रहे हैं कि इट इज द लार्जेस्ट एयर कूलर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। इस दुनिया का सबसे बड़ा एयर कूलर मैन्युफैक्चरर है ये, और 97% इसके जो रेवेन्यू आता है ये एयर कूलर से आते हैं। और इसके अगर डिटेल में हम देखें तो आपको डिटेल पढ़ना चाहिए। आप जब तक किसी कंपनी को डिटेल में आप नहीं पढ़ोगे ना, तब तक उसके बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक उसके बारे में पता नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, एक चीज आपको हमेशा याद रखना होगा कि जैसे कोई भी इंटरव्यू देने जाता है एक बंदा, एक स्टूडेंट मतलब एक एम्प्लॉय जो इंटरव्यू देने जाता है, तो अपना सीवी लेके जाता है या बायोडाटा लेके जाता है। उसको पढ़ने के बाद वो इंटरव्यूअर ये देखता है कि उसने किया क्या इतने दिन इतने साल से, उसका एजुकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उसके आधार पे उसको क्वेश्चन करता है, उसके आधार पे उसको हायर करता है। तो आपको भी एक कंपनी को डिटेल में पढ़ना चाहिए। जब तक आप कंपनी को डिटेल में नहीं पढ़ोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कंपनी करता क्या है, इसमें पोटेंशियल क्या है। आप सिर्फ चार्ट देख के बाई एंड सेल करने लग जाते हो, उस चक्कर में आप लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है। आप चार्ट देख के तो बाई एंड सेल करोगे, मगर आपको फंडामेंटली उसके साथ साथ टेक्निकली को कंबाइन करना पड़ेगा, तब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। रातों को नींद नहीं जाएगा, यूएस मार्केट देखना नहीं पड़ेगा, आराम से आप सुकून से सो भी पाओगे और अच्छे खासा रिटर्न भी कमा पाओगे। तो ये कंपनी करता क्या है? लार्जेस्ट एयर मैन्युफैक्चरर है इन दी वर्ल्ड, और 2023 में इसने करीब 19 नया मॉडल्स प्रोडक्ट लाया। ठीक है, इंडिया में 66% इसका रेवेन्यू आता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 34% इसका रेवेन्यू आता है। ये मार्केट लीडर है, मार्केट लीडर है इस सेक्टर का। ठीक है, और इसका प्रेजेंस कहाँ का है? अगर इसका प्रेजेंस आप देखें, इंडिया में है, मैक्सिको में है, चाइना में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएस में है, ब्राजील में है। इसने 2023 में करीब 10 लाख शेयर ने बाईबैक किया है। इसको डिटेल में पढ़िए तो आपको ये पता चलेगा कंपनी किस तरह बिजनेस करता है, कहाँ कहाँ करता है, कौन कौन इसके क्लाइंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसके आधार पे हम क्या देखते हैं कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। अगर इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें, 2013 में इनके जो सेल्स थे करीब 347 करोड़, वो 2024 में बढ़ के हुआ है करीब 1156 करोड़। मगर इनके जो प्रॉब्लम आया है, इनके अच्छे वाला पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे, इसके प्रॉब्लमेटिक जिस पार्ट है उसको भी हम एनालिसिस करेंगे। इनके जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आया है 2019 के बाद, क्योंकि 2019 के बाद इनके जो ओपीएम थे यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता क्या है कि जितना सेल किया उससे अगर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, जो रहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपने टोटल सेल्स का कितना परसेंटेज होता है? 22%। यानी अगर आप 100 रुपये में कोई माल बेचते हो और उसके लिए खर्चा कितना पड़ा? 70 रुपया, तो आपका रह गया कितना? 30 रुपीज। ये 30 रुपीज यानी टोटल सेल्स का 30% होता है। ये 30% अपना प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 2013 से 2018 तक लगभग अच्छा था और बढ़ रहा था, मगर 2019 के बाद इसका जो ओपीएम है ये घट गया है। क्यों घटा है? क्योंकि इसका जो एक्सपेंसेस है ये बढ़ा है। अगर आप एक्सपेंसेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा ये इनके जो मटेरियल कॉस्ट है ये बढ़ गया है, अदर कॉस्ट ठीक है, मगर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आया था इनके मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाने से और एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ जाने से इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये घट गया है। इसके आधार पे इनके जो नेट प्रॉफिट 2013 से जो लगातार बढ़ रहा था वो 2019 में आके घट गया, 50% से भी ज्यादा घट गया है और धीरे धीरे करके घट रहा था। मगर
अभी इस स्टॉक को देखने के पीछे रीजन यह है कि 2024 में इसने 3 साल के बाद सबसे अच्छा नंबर आया है, यानी कंपनी कहीं ना कहीं अपना सेल्स को बढ़ा रहा है। और इसमें ध्यान देनी होगी, इनके जो कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग लेवल कॉस्टिंग जो है ये घट गया है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो आप देखोगे 12% से 15% ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहा है। तो अगर इसका ईपीएस देखोगे तो ईपीएस जहां पे 15%, 15, 16, 17 आ रहा था, यहाँ पे 21%, 21 रुपीज आ गया है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनका तेजी नजर आ रहा है। अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट में इनके जो शेयर कैपिटल था वो सिर्फ 2017 में बढ़ा है। उसके बाद इसने फर्दर कैपिटल रेस नहीं किया है। जो कैपिटल रेस किया था उसके आधार पर ये लोग अपना काम चला रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। इन लोगों का रिजर्व 2013 से बढ़ के 2014 तक करीब 735 करोड़ हो चुका है, यानी कम से कम 3 गुना बढ़ चुका है 2013 से। तो कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसके आधार पे अपना रिजर्व भी बढ़ रहा है। और 2024 में देखें तो 723 करोड़ जो आपका रिजर्व है, उसके आधार पे 169 जो बोरोइंग है वो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके आधार पे और भी एक चीज देखें कि फिक्स एसेट्स इन लोगों का 2019 के बाद उतना खास बढ़ा नहीं है, मगर 2018 के बाद इन लोगों का जो फिक्स एसेट्स है कम से कम 3 गुना बढ़ गया था, 3 गुना बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी 2019 में अपना प्रोडक्टिविटी को ज्यादा फोरकास्ट किया है, मगर कॉस्टिंग बढ़ जाने से वजह से इन लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी घट गया है और धीरे धीरे करके ये अभी सुधार पे आ रहा है। इसमें दिक्कत ये है बैलेंस शीट में, अगर आप देखोगे CWIP इन लोगों का 0 है लास्ट 4 साल से, या पूरा करियर में इसने कुछ खास CWIP पे काम नहीं किया है, ये दिक्कत है। CWIP है क्या? कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस यानी कोई भी कंपनी अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के लिए अपना फिक्स एसेट बढ़ाता है, उसके साथ साथ जो फिक्स एसेट बढ़ेगा, यानी अगर कोई बिल्डिंग बढ़ेगा तो बिल्डिंग के लिए तो बिल्डिंग तो एक दिन में तो रेडी नहीं होगा ना, कम से कम टाइम लगेगा। और टाइम लगने के कारण इसके पीछे जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे को दिखाया जाता है CWIP पे। यानी CWIP पे जो खर्चा होता है ये प्रेजेंट शो करता है कि कंपनी अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के लिए खर्चा कर रहा है। मगर हम ये क्या देख रहे हैं, इस कंपनी ने कुछ खास इसमें प्रेजेंट किया नहीं है। डायरेक्टली फिक्स एसेट बढ़ा है यहाँ पे, मगर CWIP पे काम नहीं किया है। ये नेगेटिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट तो है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, यानी इन लोगों ने किसी अदर कंपनी में, FD में या म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट करा, मगर खुद को एक्सपेंशन करने के लिए CWIP पे काम नहीं किया है। ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। और लास्ट ईयर इन लोगों ने अपना जो इन्वेस्टमेंट है इसने सेल किया है। आगे हम लोग का लुकआउट रहेगा कि ये कंपनी आगे जाके अपना CWIP पे काम कर रहा है या नहीं तो फिक्स एसेट डायरेक्टली बढ़ा रहा है। ये दोनों चीज पे हम लोगों का फोकस रहेगा, ठीक है। इसके आधार पे हम अगर देखें अदर एसेट्स में कि कंपनी के पास जो कैश इक्विवेलेंट है ये एक स्टेबल लेवल पे है, मगर ये बढ़ना चाहिए। कंपनी के पास जितना कैश रहेगा उतना ही अच्छा है। अगर कैश फ्लो देखें, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन लोगों का पॉजिटिव है जो काबिल तारीफ है। यानी अगर आप 2024 में अगर देखोगे 161 कैश फ्लो पॉजिटिव है ऑपरेटिंग से, और इन लोगों का नेट प्रॉफिट कितना था 148 करोड़, यानी 148 करोड़ का सेल हुआ है, 161 का कैश आया है। यानी पहला वाला जो ड्यू में था वो पैसा भी इस ईयर आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन है, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन है। दिक्कत इसमें भी है कि डेबिटर्स डेज जो 35 डेज था वो बढ़ के हुआ है 53 डेज। यानी डेबिटर डेज क्या होता है कि किसी से मुझे पैसा लेना हो, यानी मैंने जो माल बेचा है उधार पे, मैंने किसी को माल बेचा उधार पे, उससे जो पैसा आने वाला है, जो टाइम पीरियड लगता है उसको डेबिटर्स डे कहा जाता है। और ये डेज जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, यानी आपको जल्दी जल्दी कैश मिलेगा जितना कम डेज रहेगा। दिक्कत यह है कि इन्वेंटरी डेज ये बढ़ा है, 140 हुआ है, लगातार बढ़ा है। इन्वेंटरी डेज क्या होता है
कि गोडाउन में जो माल है, गोडाउन में जो प्रोडक्ट है, ये गोडाउन खाली होने पे कितने दिन टाइम लगता है। अगर ज्यादा दिन टाइम लगता है इसका मतलब उसका माल कम बिक रहा है। अगर फास्टेस्ट इन्वेंट्री डेज हो रहा है या लो इन्वेंट्री डेज हो रहा है, इसका मतलब उसका माल जल्दी बिक रहा है। तो फ्यूचर में हम लोग का ये भी आउटलुक रहेगा कि इसका इन्वेंट्री डेज कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, डेज पेबल क्या होता है कि मुझे कितने दिन में पैसा देना है, ये ज्यादा रहेगा, अच्छा है, क्योंकि उतने दिन तक कंपनी के पास कैश रहेगा। कैश कन्वर्सन साइकिल क्या होता है कि जो मैंने खर्चा किया है, जो मेरा पैसा निकला प्रोडक्शन के लिए, ये पैसा मेरे पास आने में कितना दिन टाइम लगता है, ये होता है कैश कन्वर्सन साइकिल। और ये जितना कम दिन होगा उतना बेहतर है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये बढ़ा है, बढ़ते हुए नजर आ रहा है, ये नेगेटिव है। ठीक है, वर्किंग डेज कैपिटल क्या होता है, वर्किंग डेज कैपिटल ये होता है कि मुझे काम करने के लिए जो कैपिटल की जरूरत होता है, ये कितने दिन में मेरे पास आता है। ये यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। ये जितना घटेगा, जितना कम दिन रहेगा या माइनस पे रहेगा, उतना ही फायदा है। सेकेंड पार्ट क्या है, आरओसीई। आरओसीई 2019 से भी ये घटा है। तो फ्यूचर आउटलुक क्या रहेगा, इसका बढ़ना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ में धीरे धीरे आ रहा है। जो सेल्स ग्रोथ था वो बीच में घट गया था, अभी धीरे धीरे वो सेल्स ग्रोथ आ रहा है, मगर इसमें उसका इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट है, जो हमें फ्यूचर में नजर रखना होगा कि ये धीरे धीरे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहेंगी। ठीक है, और अगर हम इसका अदर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के जो स्ट्रॉन्ग हैंड होते हैं उसके पास ज्यादा मार्केट शेयर है रादर देन पब्लिक के पास। तो हम लोगों ने अभी तक जो फंडामेंटली डिस्कस किया उसके आधार पर हम लोगों को क्या सीखने को मिला कि कंपनी जो प्रोडक्ट बेचता है वो मार्केट में चलता है, फ्यूचर में उसका डिमांड भी रहेगा, क्योंकि गर्मी बढ़ता है हर साल, तो फ्यूचर में उसका प्रोडक्ट का डिमांड है, पहला। सेकंड, ये जो कंपनी काम करता है ये मार्केट का लीडर है, उस सेक्टर का, वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, नेशनल एंड इंटरनेशनल, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। उसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि जो सेल्स बरकरार था 2019 के बाद वो घट गया था, अभी धीरे धीरे उसका सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है। तो अभी कंपनी धीरे धीरे करके वो ग्रोथ ट्रैक में आ रहा है। तो फ्यूचर में हम लोग भी उसको नजर रखना होगा फंडामेंटली, उसके आधार पे हम अपना क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाएंगे या घटाएंगे। जैसे जैसे इंप्रूव करता रहेगा, प्राइस एक्शन के थ्रू हम लोग उसमें अपना एक्विजिशन बढ़ाते रहेंगे। अभी इसका देखते हैं टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट हमको अभी क्यों नजर देना होगा, देखो टेक्निकल पार्ट में हमको ये नजर आया, देखिए कोई भी कंपनी अगर इंटरनली फंडामेंटली अच्छा हो रहा है, उसका इंपैक्ट हमें पहले कहां दिखेगा, पहले ही दिखेगा टेक्निकल में। यानी जो फ्यूचर में रिजल्ट आने वाला है, जो फ्यूचर में अच्छे होने वाला है, इसका रिजल्ट हमको टेक्निकली पहले दिख जाएगा। यानी ऐसे ही अगर कोई भी कंपनी फ्यूचर में खराब हो रहा है या फंडामेंटल खराब हो रहा है, उसका इंपैक्ट पहले हमको टेक्निकली शो करेगा, इसलिए टेक्निकल उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निकली अभी हम जो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि प्राइस एक बाइंग एरिया में है। बाइंग एरिया मतलब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखिएगा इस लेवल पे प्राइस जब भी आता है, प्राइस में बाई होते हुए नजर आ रहा है। इस एरिया में जब भी प्राइस आता है बाइंग होते हुए नजर आ रहा है। यानी प्राइस जब भी इस भाव पे आता है, 800 के करीब आता है, तो बायर कम इन्वेस्टर जो भी हैं या ट्रेडर जो भी हैं, इन लोगों को लग रहा है कि ये सस्ता है और ये लोग बाई करते हैं। तो सबसे लो कितना गया था, 686 तक। और अभी तक प्राइस जिस लेवल पे है, वहां पे जो लास्ट महीने में जिस तरह का कैंडल फॉर्म किया और जिस तरह का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट शो हो रहा है कि बिग प्लेयर इसको इतने दिन से बाई कर रहा था और लास्ट महीने में भी एक अच्छे क्वांटिटी के साथ बाई किया है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखिएगा तो इस तरह का नजर आएगा, इस तरह का नजर आएगा। हम कौन से स्टॉक देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सिम्फोनी। जो जिन लोगों को मालूम, अगर मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, इसको सिम्फोनी लिमिटेड, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के देखिएगा दोस्तों, इस तरह का पॉजिटिव स्ट्रक्चर है।
अगर प्राइस नीचे भी आता है, इस एरिया में भी आता है तब भी, और प्राइस इस एरिया में भी आता है तब भी इसमें बाई अपॉर्चुनिटी नजर आएगा। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर प्राइस नीचे आता है, पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तब भी बाई होगा। जिस लेवल पे है तब भी बाई अपॉर्चुनिटी है। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ये किस तरह हम एक स्टॉक को देखते हैं फंडामेंटली एंड टेक्निकली, और एक फंडामेंटली अच्छे स्टॉक को लेने के कारण पीछे रीजन ये होते हैं, एक फंडामेंटली अच्छे स्टॉक को लेने के पीछे रीजन ये होते हैं कि हम उसमें स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, इसमें टाइम होल्डिंग ज्यादा रहता है क्योंकि रिटर्न भी उतना आता है ना। आप अगर देखिएगा दोस्तों, इसमें अगर आप पोजीशन लेते हो, कोई भी लेता है अपने एजुकेशन के हिसाब से, तो इनके जो टारगेट है, ये कम से कम टारगेट क्या रहेंगे इस लेवल तक। यानी अगर आप देखें कितने परसेंट रिटर्न, अगर जिस लेवल पे है 55% रिटर्न, शायद ये 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, मगर मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये है उसके ऑल टाइम हाई करीब 2000 के ऊपर, 2200 के करीब। तो जिस लेवल से है प्राइस, वहां से कितना परसेंट रिटर्न, कम से कम 130-125 के ऊपर रिटर्न। इस तरह का रिटर्न लेने के लिए आपको फंडामेंटली वॉच करना पड़ेगा कि कंपनी आगे जाके अपना ग्रोथ, सेल्स, नेट प्रॉफिट, एसेट्स ये बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है। उसके साथ साथ प्राइस एक्शन भी शो होगा कि बिग प्लेयर इस स्टॉक को लेके इंटरेस्ट है कि नहीं है, बाई कर रहा है कि नहीं है। तब जाके हम लोगों का ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको ही एक स्टॉक को बाय करने के बाद उसको ऑब्जर्व भी करना होगा कि किस तरह ये परफॉर्म कर रहा है फंडामेंटली एंड टेक्निकली। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा हो। अगर आपको कुछ जानकारी लेना है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कैसे क्या हो रहा है। मिलते हैं एक अगले वीडियो पे, एक नए लर्निंग वीडियो पे। तब तक ट्रेड करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है या मज़ा नहीं आ रहा है तो उस काम को करने की कोई दरकार नहीं है। राधे राधे ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।